बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1990 की सुबह मुल्तान का कमिश्नर साहब नाश्ते की टेबल पर मौजूद था जब एक अनहोना वाक़या पेश आया। उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी और वह मुलाजमों को आवाज़ दे रहा था। मुलाजमा जैसे ही उसकी नाश्ते की टेबल के करीब आई तो उसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और कमिश्नर साहब के कपड़े ख़राब हो गए। कमिश्नर साहब को गुस्सा आया और उसने 50 साला मुलाजमा के सर के बाल काट दिए और बेचारी को गंजा कर दिया। मुलाजमा रोती हुई घर आई तो उसका बेटा माँ को इस हाल में देखकर लरज़ उठा। 15 साला अमजद कमिश्नर साहब के घर गया और उससे दरख्वास्त की कि मेरी माँ के कटे हुए बाल मुझे वापस कर दे। कमिश्नर साहब लड़के की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने मुलाजिम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो। मुलाजिम ने इसकी माँ के कटे हुए बाल एक शापर में डाले और अमजद के हवाले कर दिए। अमजद ने इन बालों को एक संदूक में रख दिया। 10 साल बाद जब अमजद मुल्तान का डीएसपी तैनात हुआ तो उसने पुराने संदूक में से माँ के बाल निकाले और फिर आज अमजद अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा, माँ मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रुखसाना बेटे की बात सुनकर हैरान हुई और कहा, मेरे लाल क्या बात है, माँ से क्या कहना चाह रहे हो? वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे एग्ज़ाम करीब हैं, मैं चाहता हूँ कि अब्बा आपसे लड़ाई झगड़ा मत किया करें, घर का माहौल ठीक रहे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम करीब हैं और मैं इसमें अच्छी पोजीशन लेना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं और आपके लिए मेरे दिल में एहतराम है। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा माहौल मिल जाए कि मैं आराम से तैयारी कर सकूँ। लेकिन अब्बा सुबह झगड़ा करके ही घर से निकलते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं, तब भी आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। यह सुनकर रुखसाना अपने बेटे से कहने लगी कि अल्लाह तुम्हारे बाप को हिदायत दे। ये कहानी तुम्हारी पैदाइश से पहले की है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ये मामलात चल रहे हैं और तुम्हारा बाप मुझसे झगड़ रहा है। खैर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी खातिर तो मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। आज तुम्हारा बाप जैसे ही घर वापस लौटेगा तो मैं उससे बात करूँगी। अमजद माँ की बात सुनकर परेशान हो गया और माँ से कहने लगा, अगर अब्बा ने आपसे लड़ाई शुरू कर दी और आपको मारा तो फिर? माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे लाल, मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं उसे समझाऊंगी और उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। वो अपने बेटे से छुपा रही थी कि इसका बाप क्या काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो कहाँ रहता है। हालांकि एक बार अमजद ने अपनी माँ से पूछा भी सही कि अब्बा कौन सा ऐसा अनोखा काम करते हैं, लेकिन मैं तो उनके बारे में और कुछ भी नहीं जानता। माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला था कि तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, और यह हकीकत भी थी कि उसका वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, वहाँ की चौकीदारी करता था, लेकिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। रुखसाना जानती थी कि उसके शौहर की जॉब इस घर के लिए कितनी अहम है, ख़ासकर उसके बेटे की तालीम के लिए। लिहाजा वो अपने बेटे की खातिर एक बार सेठ साहब के घर खुद गई और उससे यही कहा कि एक बार मेरे शौहर को मौका दे दीजिए, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन सेठ साहब ने गुस्से में रुखसाना से यही कहा कि अगर शौहर की जगह तो खुद ये काम करना चाहती है तो आजा, मगर उसे दोबारा मैं इस जॉब पे रखना खतरे से खाली नहीं। रात की तारीकी में वो फैक्ट्री के माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था और अगर सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारे शौहर की रिकॉर्डिंग मौजूद ना होती तो हम अभी तक चोर को पकड़ने में नाकाम रहते। रुखसाना बेचारी बहुत परेशान हो गई। वो भी कपड़े सीकर घर के अखराजात पूरे कर रही थी, लेकिन चूंकि अब उसके शौहर की जॉब ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा इसकी परेशानी में इजाफा हुआ। इसने अपने शौहर यकूब से यही कहा कि मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही कुछ ख्याल कर ले। वो इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर यकूब ने अपनी बीवी को जल्ली कट्टी सुनाना शुरू की और कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे के हाथ बांधे हैं कि वो ना पढ़े। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई होती है, लेकिन अब तो वो मुझे दोबारा जॉब पर नहीं रख रहे, मैं किसी दूसरी जॉब की तलाश में हूँ। रुखसाना अपने शौहर से कहने लगी कि बात जॉब की नहीं,
وہ تو آپ کو دوبارہ بھی مل جائے گی، لیکن مسئلہ آپ کے کردار کا ہے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا پھڈا ضرور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں نوکری سے ضرور نکال دیا جاتا ہے۔ فیکٹری سے پہلے بھی ایک شاپنگ مال میں آپ جاب کرتے تھے نا، وہاں سے بھی آپ کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پرائیویٹ سکول کی چوکیداری آپ کے حصے میں آئی، لیکن وہاں بھی آپ کی نوکری ناکام ہوئی۔ پرنسپل کو لوگوں کی اتنی شکایات موصول ہوئی کہ اس نے آپ کو اس جاب سے بھی نکال دیا۔ پھر یہ فیکٹری سے بھی آپ کی جاب جا چکی ہے۔ بس میں آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کیجیے اور اپنے بیٹے کی خاطر اب یہ کام چھوڑ دیجیے۔ تمہارا بیٹا تو اب بھی تم سے ناواقف ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کے اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ نشہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کا بیٹا امجد ابھی تک نہیں جانتا، لیکن جس وقت اسے پتہ چل گیا تو جو رہی صحیح عزت اس کے دل میں آپ کے لیے بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعقوب نے بیوی کے منہ سے جب یہ الفاظ سن رہے ہوتے اسے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ مجھ سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر میں نے بہت کام کیا، اب مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نوکری تلاش کرو گی اور اس کا بندوبست میں ہی کروں گا۔ تو بھی تو دیکھ کے گھر سے باہر جا کر کیسے کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے۔ یوں گھر میں بیٹھ کر زبان چلانا سب سے آسان ہے، جو کہ میں بھی چلا سکتا ہوں۔ رخسانہ شوہر کی یہ بات سن کر مایوس ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر یعقوب بھٹک چکا ہے، وہ اپنی پٹڑی سے اتر چکا ہے۔ وہ حقیقت جانتا ہے، لیکن ضد میں وہ اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ہمیشہ اپنی بیوی کی مخالفت ہی کرتا ہے۔ رخسانہ کو وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن اس کی یعقوب سے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی ملامت کر رہی تھی جس نے پیسوں کی لالچ میں اپنی بیٹی رخسانہ کی شادی ایک نشئی آدمی سے کر دی۔ رخسانہ یعقوب کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یعقوب ایک نشئی ہے، اسے نشے کرنے کی عادت ہے، اس کے علاوہ باقی بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ کئی بار وہ جیل میں رہ چکا تھا، پھر آزاد ہو جاتا تھا، کیونکہ یعقوب کے گروپ والے اسے جیل سے رہا کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ وہ جیل کے اندر 1 یا 2 راتیں گزارنے کے بعد واپس آ جاتا، اور اب تو وہ جیل کا عادی ہو چکا تھا۔ رخسانہ بیچاری گھر میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کا بھائی اس سے ملنے آیا۔ رخسانہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر اس کے تیور عجیب تھے۔ رخسانہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ عجیب قسم کی عورت ہو تم، محلے والے یعقوب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، میں تو خود اس سے واقف تھا، اور میں نے یہ بھی تم سے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کر لو، لیکن تم یہی کہتی تھی کہ امجد کی وجہ سے میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں مجبور ہوں، میں امجد کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی، باپ کا سایہ اس کے سر سے نہیں چھیننا چاہتی۔ نشہ کرنے کے علاوہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا تو میرا دوست خود مجھے اس کے پاس لے گیا، ایک ایسے اڈے پر جہاں شراب نوشی جاری تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یعقوب کو وہاں دیکھا۔ میں وہاں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ پوچھو تو میرے دل میں آیا کہ میں اسے ماروں اور اسے جان سے ہی مار ڈالوں، مگر تمہاری اور امجد کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا آیا۔ یعقوب نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی شرم یا خوف نہیں تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، 2 وقت کی روٹی تمہارے لیے اتنی زیادہ نہیں کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا اور امجد کو بوجھ سمجھوں۔ رخسانہ اپنی بھائی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی آپ جیسا مناسب سمجھیں، مجھے آپ کے گھر جانے پر اعتراض نہیں، بس میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن اس کا بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ آئی تو میں آپ سے ناراض رہوں گا اور دوبارہ تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ رخسانہ نے اپنے بھائی کے لیے چائے بنائی اور کہا کہ امجد سکول گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی گھر آئے گا تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں،
सच पूछो तो मैं भी अपने शौहर के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और जानती थी कि ये किन कामों में मसरूफ़ है, लेकिन सब्र का घोंट पी लिया, ये सोचते हुए कि अमजद पढ़ रहा है, कल को ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा और अपने बाप को भी समझाएगा। बच्चा पढ़ाई में काफ़ी लायक है, इसलिए इसको पढ़ाने के लिए दिन रात मैं मेहनत कर रही हूँ। अमजद जैसे ही स्कूल में वापस आया तो इसने देखा कि मामू घर में आए हुए हैं। उसने अपने मामू को सलाम किया और उसके बाद मामू ने कहा कि चलो हमारे घर चलें। अमजद कभी अपनी माँ की तरफ देखता तो कभी मामू की तरफ और माँ से पूछने लगा कि हम क्यों जा रहे हैं मम्मा, जिस पर इसकी माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला कि बिलाल भाई के गांव में एक शादी है, हमें उस शादी में शिरकत करना है, इसलिए जा रहे हैं। अमजद को अब भी अपने बाप की ही फिक्र थी। वो अपनी माँ से कहने लगा कि अब्बा का क्या होगा, उसे खाना कौन देगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, जिस पर इसकी माँ ने बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप होटल से खाना खा लेगा, बाप की वजह से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो घर खाना कम ही खाता है और बाहर ज़्यादा। बिलाल अपनी बहन और भांजे को अपने साथ ले गया। बिलाल की बीवी ने जैसे ही इसकी बहन और भांजे को देखा तो शौहर से अकेले में कहा कि ये आपने क्या किया, मैं तो आपको अक्लमंद समझती थी, लेकिन आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। क्या हमारे हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम इस माँ बेटे की कफालत कर सकें। जिस पर बिलाल ने अपनी बीवी को कहा कि बंद करो, आइंदा मुझसे ज़ुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बहन का मेरे घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। बिलाल के तेवर देखकर इसकी बीवी खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वो जल रही थी। रुखसाना से ना उसने बात की, ना ही रुखसाना के बेटे से किसी किस्म की बात की। वो इनको बोझ समझती थी और इनके आने पर ही ये सोचना शुरू किया कि किस तरह माँ बेटे को घर से निकाला जाए। इधर यकूब जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि रुखसाना और इसका बेटा घर में मौजूद नहीं। वो काफ़ी देर तक इनका इंतज़ार करता रहा, यही सोचते हुए कि वो बाज़ार गई होगी कोई सौदा लेने और बेटा भी उसके साथ गया होगा। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक वो माँ बेटा घर में ना आए तो अपने पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसका पड़ोसी खालिद घर से बाहर आया तो उससे पूछने लगा कि मेरी बीवी और बच्चा घर में नहीं, क्या आप जानते हैं? जिस पर उसने कहा मैं अपनी बीवी से पूछकर बताता हूँ। फिर वो घर गया, अपनी बीवी से पूछा तो खालिद की बीवी ने अपने शौहर को बताया कि उसका भाई रुखसाना को और अपने भांजे को अपने साथ ले गया और साथ साथ ये भी पैगाम दिया कि यकूब को हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकूब ने जब ये सुना तो उसके जिस्म में आग लगने लगी। वो गुस्से से पागल हो रहा था, घर की चीज़ें तोड़ने लगा। फिर उसके बाद अपनी बीवी को लेने उसके गांव चला गया। बग़ैर इजाज़त के वो बिलाल के घर में दाखिल हुआ। उस वक्त बिलाल घर में मौजूद नहीं था, जबकि उसकी बीवी रुखसाना कपड़े धो रही थी और उसका बेटा अमजद छत पर पढ़ने में मसरूफ़ था। वो इधर ही अपनी बीवी को रुखसाना को मारने लगा और इससे कहने लगा कि अच्छा यहाँ नौकरानी बनकर तुम आई हो, मुझे छोड़कर अपने भाई के काम कर रही हो, जबकि इसकी अपनी बीवी तो देखो आराम से बिस्तर में बैठी है। इसने वहीं पर अपनी बीवी को ज़दोकोब करना शुरू किया। अमजद छत से ही देख रहा था कि इसका बाप इसकी माँ को मार रहा है, जबकि इसकी मुमानी मुस्कुरा रही है और तमाशा देख रही है। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह ये इसका शौहर इसको अपने साथ ले जाए। अमजद जल्दी से छत से नीचे आया और अपने बाप से कहने लगा कि मेरी माँ को मत मारो बाबा, ये अपने भाई के कहने पर इधर आई है, खुद से नहीं आई। आप मामू का इंतज़ार करें, मामू जब आ जाएंगे तो माँ आपके साथ वापस चली जाएगी। लेकिन वो तो अपने बेटे को ही मारना शुरू हुआ और कहा कि मेरे साथ ज़ुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अपनी बीवी को घसीटता हुआ वो घर से बाहर ले जा रहा था, जबकि मोहल्ले की औरतें अपने घरों में से झांककर बेचारी रुखसाना का तमाशा देख रही थीं। वो बेचारी औरत थी, अपने शौहर का मुकाबला कैसे कर सकती थी, और वो बार बार उसकी मिन्नत कर रही थी कि मेरी इज़्ज़त का जनाजा मत निकालो, मेरे भाई को आने दो, यूँ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। मगर वो तो पागल था, गुस्से में पागल हो चुका था, अपनी बीवी को मारता हुआ वापस घर ले जा रहा था। अमजद अपने बाप को माँ से अलग करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हो रहा था। गली में इसका टाकरा बिलाल से हुआ। बिलाल की आंखों में खून उतर आया। उसने जब देखा कि ये शख्स मेरी बहन को सबके सामने मार रहा है तो बुरी तरह याकूब को मारना शुरू किया। बहन हाथ जोड़कर अपने भाई की मिन्नत कर रही थी कि खुदारा इसे मत मारो, ये जैसा भी है मेरा शौहर है और मैं नहीं चाहती कि याकूब तुम्हारे खिलाफ हो जाए। यह ख़तरनाक इंसान है, इसकी दोस्ती बड़े बड़े गुंडों के साथ है, कल को ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। मगर बिलाल बहन से यही कह रहा था, मैं कैसो सूरत इसकी बदमाशी अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। याकूब ने जब देखा कि किसी सूरत बिलाल मुझे नहीं छोड़ रहा, तब उसने उसके भाई को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे रोका और अपनी बहन को मेरे साथ ना जाने दिया तब तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा और इस गली में तुम्हारे भांजे के सामने, अपने बेटे के सामने तुम्हारी बहन को तलाक हो जाएगी। बिलाल समझ चुका था कि इसका बहनोई पागल हो चुका है। गुस्से में वो जो कह रहा है ज़रूर करेगा। बिलाल खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा रहा और याकूब अपनी बीवी रुखसाना को अपने साथ लेकर वापस चला गया। अमजद भी अपनी माँ के साथ घर वापस चला गया। बिलाल की बीवी दरवाजे से झांक रही थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि इस औरत से जान छुटी। लेकिन इसका शौहर बिलाल जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो वो अपने शौहर से कहने लगी कि याकूब एक जाहिल इंसान है। बेचारी रुखसाना की किस्मत फूटी जो इसकी याकूब जैसे शख्स के साथ शादी हुई। मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और इस शख्स को जेल में कैद करवा लें। बिलाल ने अपनी बीवी से कहा कि दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मजबूर हूँ। बहन की मजबूरी देखकर मैं खामोश हो जाता हूँ। जुल्म की यह दास्तान वहाँ ना रुकी और याकूब अपनी बीवी का बाजू पकड़कर घर जा रहा था। साथ साथ दबे लफ्ज़ों में अपनी बीवी से कह रहा था कि तेरे भाई ने जो मुझ पर हाथ उठाया, अपने भाई की इस बदतमीज़ी का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और मैं ये हिसाब घर जाकर ज़रूर लूँगा तुमसे। जबकि वो अपने शौहर से यही कह रही थी, मुझे जान से मार डालें, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं अब भी अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ। ये हमारे पास आखिरी मौका है, शायद इसके बाद ये मौका ना मिले। अमजद पढ़ाई में अच्छा है, इसकी पढ़ाई के लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं अपने बेटे की खातिर आपका जुल्म सहने को तैयार हूँ। घर जाकर इसने बेचारी रुखसाना को बहुत मारा, इसे चारपाई के साथ बांधकर मारता रहा और जब मार मार कर थक गया तब घर से चला गया। अमजद अपनी माँ को देखकर रो रहा था। इसने अपनी माँ को चारपाई से अलग किया और इससे यही कहने लगा कि माँ आप इधर वापस क्यों आई हैं? वो आपके भाई थे, मामू आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। रुखसाना ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा दिल लगा कर पढ़ो, मेरी परवाह मत करो, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, लेकिन तुमने अभी जीना है, खूब दिल लगा कर पढ़ो। शाम हुई तो याकूब वापस आया। वो रुखसाना को तंग करने लगा, जेब से मोबाइल निकाला और मुख्तलिफ़ औरतों की तस्वीरें इसे दिखाने लगा और बड़ी ढठाई से कहने लगा, ये हैं वो औरतें जिनके साथ मेरे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये मेरी दोस्त हैं, अब मुझे कौन रोकेगा तुझे मारने के लिए? जब जब मेरा दिल करेगा मैं तुझे मारा करूँगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अमजद काफ़ी हद तक इस बात से आगाह हो चुका था कि इसका बाप किस तरह का आदमी है, मगर माँ की वजह से वो भी मजबूर था और खामोश रहता था। शाम हुई तो याकूब वापस घर आया। अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने कहा था तुझसे कि मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करूँगा। मैं ख़ुद भी अपने लिए नौकरी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। अब कोई बहाना मत करना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ठीक नहीं रहती, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। रुखसाना अपने शौहर से पूछने लगी कि कहाँ काम है, ज़रा मुझे बताएं तो सही, मुझे क्या करना होगा। इसने अपनी बीवी को बताया कि फ़लाँ मोहल्ले में एक कमिश्नर साहब हैं, उनके घर के लिए एक मुलाजमा की ज़रूरत है। इससे पहले जो औरत इनके घर में काम करती थी, उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो वो जॉब छोड़कर चली गई। अब उसकी जगह तुम उनके घर में काम करोगी। माहाना 20,000 तनख्वाह है और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। शाम को तुम घर वापस आ जाना। रुखसाना ने अपने शौहर से कोई बहस न की और कहा, ठीक है, मैं जो नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। याकूब ने मशकूक नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर पूछा कि कौन सी शर्त? रुखसाना ने इससे कहने लगी कि आप कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे,
میرے ساتھ اپنے بیٹے امجد کی پڑھائی کا احساس کریں گے اور اس معاملے میں آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن میں اب بھی دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ کو مجازی خدا کا درجہ دیتی ہوں۔ یعقوب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو تم۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے، منہ پر بیٹھے میٹھے بول بولتی ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دل سے مجھے سخت ناپسند کرتی ہو تم۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے بھی تمہارے پیار یا محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں بس تم نوکری کرو اور تمہارے ذریعے بھی 4 پیسے اس گھر میں آ جائیں گے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ کل تیار رہنا کام کے لیے، صبح میں تمہیں کمشنر صاحب کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اچھی طرح گھر کو دیکھ لینا اور اپنی ڈیوٹی کو سمجھ لینا کہ وہاں تمہیں کون سا کام کرنا ہے۔ مزید کمشنر صاحب کی بیوی بھی تمہیں اچھی طرح سمجھا دے گی۔ دوسرے دن یعقوب نے اپنی بیوی کو بائک پر بٹھایا اور کمشنر صاحب کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک ملازمہ پہلے سے اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے رخسانہ کو سب کام بتائے اور یہ بھی بتایا کہ صاحب غصے کے تیز ہیں، لہٰذا کوشش کرنا کہ صاحب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر کمشنر صاحب کو تمہارا کام پسند آیا تو آنے والے وقت میں تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا اور تم دل سے خوش ہو جاؤ گی۔ رخسانہ نے اس ملازمہ سے یہی کہا کہ میری طرف سے کمشنر صاحب اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ رخسانہ بیچاری وہاں سارا دن ان کے کپڑے دھوتی، گھر کی صفائی کے علاوہ باورچی خانے میں ان کے لیے چائے بھی بناتی، لیکن کھانا پکانے کے لیے ان کا ایک الگ باورچی تھا۔ 20,000 تنخواہ کی بات ہوئی تھی، لیکن مہینے کے آخر میں اسے 15,000 ہی دیا گیا اور الٹا اس پر احسان بھی لگایا گیا کہ تمہارا کام اتنا زیادہ نہیں۔ حالانکہ باورچی نے ایک پر رخسانہ سے خود کہا تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں 3 ملازم تھے، صفائی کرنے والا الگ تھا جبکہ کپڑے دھونے والا ملازم الگ، لیکن تم 2 سے 3 ملازموں کا اکیلے ہی کام کر رہی ہو۔ لیکن میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ خاموشی سے سارے کام کر رہی ہو۔ ادھر یعقوب نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کی نوکری لگ چکی ہے، لہٰذا وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، اپنی آوارہ دوستوں کو گھر میں ہی بلا لیتا اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اپنے بیٹے امجد سے کہتا کہ میرے دوستوں کے لیے چائے بنا کر آؤ۔ امجد اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہی کہتا کہ خدا را میرے پر رحم کریں، میرے امتحانات قریب ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن پڑھائی کے نام سے ہی اس کے باپ کو چڑ تھی اور وہ الٹا امجد سے یہی کہتا کہ تمہارے باپ نے سکول جا کر کون سا تیر مار لیا جو تو پڑھنا چاہتا ہے، تو بھی اپنے باپ کی طرح ایسی آوارہ شخص بنے گا اور کچھ عرصہ بعد بڑے آدمی بننے کا بھوت تمہارے سر سے اتر جائے گا۔ باپ کی یہ باتیں سن کر امجد کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ صبر کرتا اور پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کی۔ کمشنر صاحب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے باورچی سے یہی کہہ رہے تھے کہ ناشتہ جلدی لے کر آؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ باورچی جلدی سے ناشتہ لے کر آیا اور رخسانہ صاحب کے لیے چائے بنا کر اس کے پاس آئی تو غلطی کی وجہ سے چائے کی پیالی کمشنر صاحب کے کپڑوں پر گری۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ رخسانہ کے چہرے پر دے مارا اور اسے کہنے لگا کہ اندھی ہو، دیکھ نہیں سکتی ہو تم؟ جس پر رخسانہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا صاحب مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ صاحب نے اس سے کہا کہ میری عدالت میں ہر غلطی کی ایک سزا ہے، لہٰذا تجھے وہ سزا ضرور ملے گی۔ باورچی کمشنر سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ وہ کمشنر صاحب کے سامنے آیا اور اسے کہنے لگا صاحب معاف کر دیجئے، اسے بیچاری نائی ہے، میں اسے سب سکھا دوں گا، دوبارہ اس سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مگر وہ باورچی پر غصہ کرنے لگا کہ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنے ملازم سے کہا کہ جلدی سے ایک کینچی لے کر آؤ۔ اس نے بیچاری رخسانہ کو بالوں سے پکڑا اور کینچی سے اس کے سارے بال کاٹنے لگا اور پھر اسے مکمل طور پر بالوں سے محروم کر دیا۔ کمشنر صاحب کی بیوی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنے شوہر کو بالکل بھی منع نہ کیا، جبکہ باورچی بیچارہ مجبور تھا اور اپنی نوکری کے لیے وہ خاموش رہا۔ رخسانہ کے بال کاٹ کے اسے گنجا کر کے اسے واپس گھر بھیج دیا اور کہا کہ اب دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کسی دوسری ملازمہ کا بندوبست کر دوں گا۔ رخسانہ بیچاری روتی ہوئی بغیر بالوں کے گھر میں داخل ہوئی۔
तो अमजद अपनी माँ को देखकर लरजने लगा। इसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी और माँ से कहने लगा, माँ ये किसने किया? रुखसाना ने रोकर अमजद से कहा कि साहब ने मेरे साथ ये सलूक किया। बेशक वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है जिसके सीने में दिल नहीं, और अफसोस की बात तो ये है कि उसकी बीवी भी मेरा तमाशा देखती रही और अपने शौहर को मना भी ना किया। अमजद थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कुछ सोचकर वो कमिश्नर साहब के घर की तरफ रवाना हुआ। वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि वो गाड़ी के सामने आया और कमिश्नर साहब से कहा कि मेरी माँ के बाल जो आपने काटे हैं वो मुझे चाहिए। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बाल कूड़ा क्रिकेट के जीनत बने। कमिश्नर साहब अमजद की यह बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन इसके बाद उसने मुलाजिम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दिए जाएं। मुलाजिम ने रुखसाना के बाल एक शापर में डाले और फिर अमजद के हवाले करते हुए कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये जुल्म मेरी आंखों के सामने ही हुआ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं मजबूर था, इस जालिम शख्स का मकूम था। अब अमजद का तरीक़ाकार ये था कि वो हर वक्त माँ के बाल अपने सामने रख कर पढ़ता ताकि वो थक न जाए और माँ पर किए हुए इस जुल्म को हमेशा याद रखे। मुसलसल मेहनत करता रहा, हत्ता के मुकाबले का इम्तिहान पास करके ASP सिलेक्ट हुआ। फिर जब DSP की प्रमोशन मिली और मुल्तान के इलाके में तैनात हुआ तो अपनी माँ को हज करवाया। हज की शहादत इसने भी अपने माँ के साथ ही हासिल की। याकूब ने जब देखा कि इसका बेटा के ऑफिसर बन चुका है, तब इसने भी अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और अपने बेटे से भी माफ़ी मांग कर कहा कि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता कि तुझ जैसा बेटा मेरा खून है। आज काफ़ी अरसा बाद इसने अपनी माँ के बाल एक संदूक से निकाले और कमिश्नर साहब से अपनी माँ की ज़्यादती का बदला लेना चाहता था और इसे कानून के कटहरे में लाना चाहता था। मगर जैसे ही वो कमिश्नर साहब के घर में आया तो इसे यह खबर दी गई कि साहब तो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अखलौते बेटे की मौत पर उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। वो तो कमिश्नर साहब से बदला लेना चाहता था, लेकिन हस्पताल जाकर जब उसकी हालत देखी तो अपनी माँ के बालों को ज़मीन में दफन कर दिया। कमिश्नर साहब की आंखों की बीनाई कम हो चुकी थी, वो किसी को नहीं पहचान सकता था। उसके चेहरे पर ज़ख़म थे और उसकी कलाइयाँ भी काफ़ी ज़ख्मी थीं। डॉक्टर से जब पूछा गया तो डॉक्टर साहब ने अमजद को बताया कि ये शख्स अपने बड़े बड़े नाखूनों की वजह से अपने ही चेहरे को नोचता है, इसके अलावा अपनी कलाइयों को काटता है, जिसकी वजह से अक्सर हमें इसके हाथ बांधने पड़ते हैं। बीवी इसे छोड़कर जा चुकी है और घर के मुलाजिम भी इसका ख्याल नहीं रखते थे, लिहाजा यहाँ अस्पताल में एडमिट है। यहाँ पर हम इसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि अपने दौर का एक अफीसर रह चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें हिदायत जारी की गई है कि इसका ख्याल रखना है, वरना हकीकत तो ये है कि ये अपने दौर का एक जालिम तरीन शख्स था। इसका अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जब इसकी बीमारी का सुनकर बहुत सारे ख़ानदान इसको देखने के लिए आए थे। तुमसे पहले यहाँ काफ़ी लोग इसे देखकर वापस जा चुके हैं। अमजद दिल ही दिल में सोचने लगा कि इंसान चाहे अपने आप को जितना भी ताकतवर समझे, लेकिन एक ना एक दिन इसको अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में हर जालिम का अंजाम बहुत ही इबरतनाक है और आखिरत का अज़ाब सबसे बढ़कर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ना हमें जालिम बनाए, ना जालिम के हवाले करे। दोस्तों, ये है मकाफ़ाते अमल। इंसान किसी के साथ जिस तरह करता है उसे वैसे ही भुगतना पड़ता है। अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक होता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।